आज के टाइम पे मुस्लिम कम्युनिटी SC ST कम्युनिटी से भी ज्यादा बिलो रेट पे चल रही है हर चीज में, चाहे वो लिटरेसी हो, हेल्थ सेक्टर हो, बहुत सारी चीजें हैं। मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा आजकल। क्या मिल रहा है मुसलमानों को? अच्छा, ये परसेंट में बता सकते हैं कितने परसेंट मुस्लिम्स ऐसे हैं? जो बच्चों को जो आपने बताया ना ये प्रॉब्लम, वो कितने परसेंट मुस्लिम के साथ है? कौन कौन से सोशल इश्यूज हैं जो आप इलाहाबाद में इस वक्त कवर कर रहे हैं? अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे सेक्सुअल एंड हैरेसमेंट पे भी हम लोग ने प्रोग्राम किया है। अगर किसी को तरीके की दिक्कत आती है, कहाँ पे फ़ोन करें, किससे बात करें, तो कैसे काउंसलिंग, पेरेंट्स को क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कैंपेन्स चलाए थे। कैंपेन्स करें। गवर्नमेंट के बहुत सारे कंप्लाइंसेज हैं इसमें। सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद नीति आयोग में मैंडेटरी है, CSR 1 मैंडेटरी है, ATG 12 में मैंडेटरी है। तो ये सारे कंप्लाइंसेज पूरे करने होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ दीन इंडियन। आज राह फाउंडेशन के फाउंडर उबैदुर रहमान साहब हमारे पॉडकास्ट में हाजिर हैं और उनसे बहुत सारी सवाल पूछेंगे अपने सोशल इशूज़ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़िया है, ठीक है सारा कुछ। सर, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि राह फाउंडेशन के बारे में बता सकते हैं और क्या राह फाउंडेशन का क्या मिशन है? राह फाउंडेशन हम लोग ने 2015 में स्टार्ट की। हम लोगों का मिशन था कि हम लोग गरीब तबके के लोगों को हर मुमकिन मदद वहाँ तक पहुँचाया जा सके। जी। तो जैसे कि मैंने MBA किया है रूरल डेवलपमेंट में, ग्रामीण विकास में। जी, तो जिसमें हम लोग ने फील्ड विजिट्स हम लोग की बहुत रिमोट एरियाज़ में की जाती थी। वहाँ पे स्टे किया जाता था कि हम लोग लोगों के साथ रहें, वहाँ पर उस गांव में रहें और फील करें कि उनको क्या क्या दिक्कतें का सामना आ रहा है। तो जब तक में हम लोग ने ये सारी कुछ प्लानिंग की, अपनी एक टीम बनाई पूरी कि जो हम लोग के साथ मिल के काम करें, गरीबों के लिए काम करें। लाइक माइंडेड पीपल को हम लोग ने जोड़ा अपने साथ में कि जो वाकई में गरीबों के लिए काम करना चाह रहे हैं। तो जब हम लोग ने उनको जोड़ा तब तक में ये कोविड आ गया। तो उसके पहले भी हम लोग ने एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था कोविड के पहले कि हम लोग गरीब बच्चों को, क्योंकि एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल का इशू है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। हम लोग ने एक लिटरेसी सेंटर इस्टेब्लिश किया था हसन मंजिल में। हम लोग बच्चों को हिंदी और मैथ्स और सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाते थे कि हम लोग, क्योंकि रिपोर्ट में ये भी है कि 5th ग्रेड का बच्चा 2nd ग्रेड की बुक्स भी नहीं पढ़ पा रहा है आज के ज़माने में। तो इतना एजुकेशन का लेवल डाउन हो गया है कि वो ग्रेड तो उसका बढ़ता जा रहा है लेकिन लर्निंग उसकी नहीं हो पा रही है। तो अभी हमारे पास 3 लिटरेसी सेंटर हम लोग ने एक्सपैंड भी किया है। तो बेसिकली राह फाउंडेशन का जो मिशन आप कैसे डिफाइन करेंगे? मिशन की हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी। जो भी कम्युनिटी में हम काम कर रहे हैं, अगर उसको राशन की ज़रूरत है, राशन से लेकर पढ़ाई से लेकर हेल्थ फैसिलिटीज से लेकर और जो भी इन्वायरमेंट पे भी हम लोग काम करते हैं, तो जो होलिस्टिक सर्वांगीण विकास जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तो हम लोग उस पर काम करते हैं कि हर पॉसिबल हेल्प जो सोसाइटी की हो सकती है हमारे एंड से, तो वो हम लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं। उबैद सर, जैसे राह फाउंडेशन को शुरू करने के लिए आपको किस चीज़ ने इंस्पायर्ड किया और राह फाउंडेशन की क्या कोर वैल्यूज हैं? तो राह फाउंडेशन को हम लोग ने, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने MBA किया है रूरल डेवलपमेंट में। जब हम लोग की फील्ड विजिट हुई, फील्ड स्टे प्रोग्राम किया गया, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा टच की कि आज के एकदम रिमोट एरियाज़ में, गांव में जहां एक लाइट भी नहीं है, वहां पे जाके स्टे करना। और हम लोग ने जब स्टे किया था तो हम लोग ने तो हॉस्पिटल में बात की थी, लेकिन हॉस्पिटल में भी लाइट नहीं थी। तो उस टाइम में तो ये था कि हम जिस एरिया में हम लोग स्टे किया था, वहाँ दिन में पूरी रात में सिर्फ 2 घंटे के लिए लाइट आती थी, पूरा दिन लाइट नहीं आती। अच्छा, जब ये स्टे कर रहे थे वो इंटेंशनली स्टे करने गए थे या ऐसे ही हो गया था अचानक से? नहीं, ये हम लोग का कॉलेज की तरफ से स्टे था कि हम लोग ग्राउंड की प्रॉब्लम्स को समझें, उसके बाद उसका सोल्यूशन भी निकालें। तो उस पर हम लोग पूरी एक रिपोर्ट भी बनाते थे। तो उसके बाद हम लोग ने कई ऑर्गेनाइजेशंस में एज अ इंटर्न काम कि हम लोग समझें कि जैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन हो गया, तो ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। इस पे हम लोग ने काम किया हेल्थ फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराने के लिए। फिर हमने GIZ पे काम किया, जो जर्मन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनका हेड ऑफिस जर्मनी में। तो इनके साथ हम लोग ने हेल्थ पे काम किया। जो आयुष्मान स्कीम आप देख रहे हैं आज, तो इसको गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको ड्राफ्टिंग में हम लोग की टीम लगी हुई थी। आप किस ईयर की बात कर रहे हैं? जी। तो 2016 के आसपास का ईयर रहा होगा, तब इस आयुष्मान स्कीम लॉन्च में थे। तो पहले इसका कुछ और नाम था आयुष्मान, इसको रीनेम किया गया एक्चुअली। तो तब हम लोग ने इसकी पूरा किस तरीके से कैशलेस स्कीम लॉन्च करना है, हॉस्पिटल्स को कैसे इम्पैनल करने हैं, इंश्योरेंस
प्रोवाइडर जो होंगे उनको कैसे इम्पैनल करने हैं, तो इसका जो ड्राफ्टिंग पूरा है तो वो हम लोग ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर ड्राफ्ट किया है। ओके, फिर अच्छा उस चीज से फिर रा फाउंडेशन कैसे बना? तो जब हम लोग ने देखा ग्राउंड पे, तब हम लोग ने फिर ये हुआ कि हम लोग में को भी कुछ काम करना चाहिए, लाइक माइंडेड लोगों को साथ में लाना चाहिए, और इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज हैं, एजुकेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंट, और इस पे तब हम लोगों को एक संस्था बनानी चाहिए और लोगों को इसी तरह से मदद करनी चाहिए आगे आने ये से। सब चीजें आप एज अ इंडिविजुअल सोच रहे थे कि आपके पास कुछ और लोग भी थे? नहीं, एज अ इंडिविजुअल जब मैंने ये सारी चीज़ें सोची, फिर उसके बाद हमने अपनी टीम एक बनाई, जो उन लोगों को अपने टीम में जोड़ा जो इसी तरह की सोच रखते हैं, जो लोगों की मदद करने की सोच रखते हैं, जिनके माइंड में होता है कि हाँ, हमें हर मुमकिन पॉसिबल, मतलब कुछ भी सपोर्ट चाहिए हो तो वो अवेलेबल हो। क्वालिटीज बता रहे हैं वॉलंटियर के लिए काम करने में। हाँ जी, सब सारे वॉलंटियर थे, मतलब जो हम लोग ने स्टार्ट किया वो एज ए वॉलंटरली सबने जोड़े हम लोग साथ में, कोई डॉक्यूमेंटेशन उसका नहीं था, कुछ वो नहीं। तब हम लोग ने फिर इसको एक रजिस्टर्ड किया ऑर्गेनाइजेशन। तब हम लोग की जब पूरी टीम हमारी तैयार हो गई, सब लोग हो गए, तो 2015 में हमने इसको रजिस्टर्ड कराया। अच्छा, शॉर्ट में बता सकते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है? रजिस्ट्रेशन का ये होता है कि हम लोग ने पहले आइडेंटिफाई किया है कि 7 मेंबर्स सोसाइटी में हो, फिर 7 मेंबर्स में किसकी किसकी क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। कि जैसे कोई गवर्नमेंट लाइसेंसिंग करेगा। 7 मेंबर्स की टीम होनी चाहिए आपके पास? हाँ, मिनिमम, मतलब देखिए, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हो डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल में रजिस्टर हो, जैसे सोसाइटी हो गया, ट्रस्ट हो गया, और सेक्शन 8 में हो गया। तो सोसाइटी में 7 मेंबर्स की जरूरत होती है, और ट्रस्ट में 2 मेंबर, और सेक्शन 8 में 2 मेंबर। तो इस तरीके से हम लोग का था। तो सोसाइटी हम लोग ने सोचा था फॉर्म करने के लिए, जिसमें डेमोक्रेटिक उसमें होता है इस तरीके से कि सबका इक्वली राइट्स होता है। ट्रस्ट में और उसमें ये सब चीजें नहीं देखने को मिलती। तो उसके बेसिस पर फिर हम लोग ने फिर फॉर्मली जाके सोसाइटी ऑफिस में डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कर दिया। ये वही डॉक्यूमेंटेशन कैसे कराना, प्रोसेस थोड़ा बताएं। प्रोसेस सोसाइटी ऑफिस में जाके कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना है, इलाहाबाद में है? इलाहाबाद में सोसाइटी ऑफिस है। जब हम लोग ने कराया तब अल्लाहपुर में था, अब तेलियरगंज में इसका ऑफिस है। फॉर्म लेके उसको फिल करके सबमिट करना है। फिर उसके बाद वो बायलॉज का एक ड्राफ्ट कॉपी देंगे, तो उसमें आपको बायलॉज में भी लिखना होता है कि हम क्या क्या काम करेंगे फ्यूचर में। 1 मंथ का प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंटेशन के बाद, वेरिफिकेशन और ये सारा कुछ। फिर उसके बाद हम लोग रजिस्टर्ड। तो सिर्फ सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन करा लेने से पूरा नहीं होता, गवर्नमेंट के बहुत सारे कंप्लाइंसेस हैं इसमें। सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद नीति आयोग में मैंडेटरी है, CSR 1 मैंडेटरी है, ATG 12 में मैंडेटरी है। तो ये सारे कंप्लाइंसेस पूरे करने होते हैं। ओके, कौन कौन से सोशल इश्यूज हैं जो आप इलाहाबाद में इस वक्त कवर कर रहे हैं? इस वक्त हम लोग एजुकेशन हम लोग का कोर है, जिसमें हम लोग 800 बच्चों पे काम कर रहे हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ साथ में हम लोग का हेल्थ पे भी काम है। हम लोग मोबाइल हेल्थ कैंप लगाते हैं डिफरेंट लोकेशन पे। वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे हम लोग को कैंप लगाने चाहिए। फिर एनवायरनमेंट पे भी काम है, हम लोग ट्री प्लांटेशन हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं। क्लीन गंगा इनिशिएटिव है, हम लोग गंगा की सफाई अभियान के तहत हम लोग चला के गंगा की सफाई करते हैं, जिसमें हमारे सारे वॉलंटियर्स लगते हैं। तो इस तरीके से हम लोग के काफ़ी काम है। ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग का एनुअल प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग हर साल जाड़ों में कंबल बांटना ही बांटना है, वो तो हम लोग का फिक्स। एनुअल स्पोर्ट्स पे हम लोग प्रमोशन पे काम करते हैं, जिसमें हम लोग स्पोर्ट्स में स्कूल्स के बच्चों को, क्योंकि आजकल हम लोग ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल मतलब मोबाइल्स में ज़्यादा बिजी हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। तो उसको प्रमोट करने के लिए हम लोग ने एनुअली स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए हैं। तो और बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट पे भी हम लोग ने प्रोग्राम किया है कि अगर किसी को इस तरीके की दिक्कत आती है, कहाँ पे फ़ोन करें, किससे बात करें, तो कैसे काउंसलिंग, पेरेंट्स को क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कैंपेन्स चलाए। कैंपेन्स तक। तो अच्छा, जैसे आप माशाल्लाह इतने वक्त से इन सब चीज़ों में हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी। हम लोग तो सिर्फ डेटा पढ़ते हैं, आप तो ज़मीनी तौर पे देख रहे होंगे। आज के टाइम पे मुस्लिम कम्युनिटी SC/ST कम्युनिटी से भी ज़्यादा बिलो रेट पे चल रही है हर चीज़ में, चाहे वो लिटरेसी हो, हेल्थ सेक्टर हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस चीज़ पे फोकस करते हुए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। तो सम सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज पे बात करते हैं। गरीबी मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे बड़ा इशू है आज, और ये क्यों है और इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? कि आज मुसलमानों में लेकर गरीबी बहुत ज़्यादा है। वो इंसान का होता है कि माइंडसेट, कि मुसलमानों के जब भी हम सोसाइटी में जाते हैं, क्योंकि हम लोग ने जो काम कर रहे हैं वो मेजर मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। अब जो हमारा 3 लिटरेसी सेंटर है, जो हसन मंजिल, दरियाबाद और बहादुरगंज में, सब मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया भी है। लेकिन वहाँ की कंडीशन इतनी ख़राब है कि वहाँ के लोग का माइंडसेट ये है कि
मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा। तो वो स्टार्ट करने से पहले ही हार मान जाते हैं कि मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा। आजकल क्या मिल रहा है मुसलमानों को, मेरा लड़का है आज पढ़ लेगा तो क्या करेगा, करेगा वही कि वो अपने अब्बा की दुकान पे बैठेगा। तो लोगों की ये माइंडसेट जब स्टार्टिंग में ही है ना, तो वो वहीं पे आधी हिम्मत वहीं टूट जाती है कि पढ़ा के क्या कर लेंगे, हम इतना एफर्ट लगाएंगे। अगर हम यही टाइम बच्चे को एफर्ट लगाएं कि वो दुकान पे अभी से बैठ ना कर दो, आज मेरे लिए डेली 50 रुपए लाने का वो उनको बेनिफिट हो जाएगा। तो उनके लिए आज का 50 रुपए लॉन्ग टर्म का बेनिफिट नहीं दिखता। बेसिकली माइंडसेट प्रॉब्लम है। तो उससे मुसलमानों को निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। और जो भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही है एजुकेशन पर भी, लेकिन जब कमिटी में पेरेंट्स की बात किया जाए तो उसमें उनका मेन ये होता है। दूसरी चीज़ ये है कि होना भी चाहिए, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि मुसलमानों ने मदरसे की एजुकेशन दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में दुनियावी एजुकेशन भी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं जानेगा कि हमें बीकॉम करने, क्योंकि माँ बाप के भी इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि उनको वो एजुकेशन नहीं मिल पाई, तो एक्सपोजर उनको नहीं मिला माँ बाप को। तो जब उनको नहीं मिल पाई तो वो उस लेवल पे आके सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो जब सोच नहीं पा रहे हैं तो उनकी सोच ही बस वहीं तक सीमित हो गई है कि हमारा लड़का जाके आखिर में, लड़का है तो बाप के चाय की होटल में बैठेगा या बाप के बिजनेस में हेल्प करेगा, लड़की है तो 10वीं 12वीं कर लेगी तो उसकी शादी कर देना। फिर भी थोड़ा सा चेंज ये आया है कि हम लोग ये सोसाइटी में, हम लोग का जो डेटा बताता है, जो डेटा पे हम लोग बात करेंगे, कि जो हम लोग का डेटा बताता है कि हम लोग के सेंटर पे 70 to 75% लड़कियां हैं, 25% लड़के हैं। तो ये माइंडसेट जो कमिटी में चेंज हुआ है वो इस वजह से भी चेंज हुआ है कि लड़की अगर ज्यादा पढ़ लेंगी तो अच्छी जगह शादी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। तो ये माइंडसेट है। और लड़कों को तो क्या करना है, कहीं ना कहीं आखिर में जाके तो उनको पैसे कमाने हैं। तो चाय की होटल में बैठेगा, फादर में हेल्प करेगा शुरू में, बाद में उसका एक नया स्टॉल खोल देंगे। अच्छा, ये आप करंट माइंडसेट बता रहे हैं। करंट माइंडसेट है लोगों का। तो जिस सोसाइटी में हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार उनके साथ बात करके, कंपनी मोबिलाइजेशन करके, उनके साथ बहुत सारे इंटरेक्शन करने के बाद एक क्रक्स है, उसका एक निचोड़ है, हम कह सकते हैं, ये है कि जो सोसाइटी की सोच इस समय हो गई है वो है। लेकिन अब इसको एड्रेस कैसे किया जा सकता है इस सिचुएशन को? देखिए, ओवरनाइट चेंज तो किसी चीज में भी नहीं आता है कि हम लोग ने आज काम करना स्टार्ट किया। तो क्योंकि जब हम लोग ने 2019-18 के आसपास में, हम लोग ने कोविड के पहले जब लिटरेसी सेंटर इस्टेब्लिश किया था, तो वहाँ पे लोग बिल्कुल तैयार ही नहीं थे अपने बच्चों को इंग्लिश और मैथ पढ़ाने के लिए। लोग आते थे, हम लोग को उनके साथ समझ लीजिए कि एक तरीके से एक मुहिम और एक लड़ाई लड़ के हम लोग ने सेंटर इस्टेब्लिश किया। आज के टाइम पे भी ये प्रॉब्लम है कि स्कूल पढ़ाई के लिए पेरेंट्स नहीं हो रहे हैं। तो उनके लिए ये है कि मदरसा एजुकेशन आप दे दो, उनको मदरसे में भेज दो तो वो पढ़ा लेंगे, लेकिन जो दुनिया की तालीम है उस पे नहीं वो है। तो ये है कि मतलब उनकी प्रायोरिटी नहीं है उनका बच्चों का, मतलब उनके पेरेंट्स की। तो ये है। तो हम लोग ने बहुत वो कोशिश करने के बाद, बहुत ज़्यादा कमिटी मोबिलाइजेशन किया, वहाँ के लोगों से बात किया, बहुत मेहनत करने के बाद हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 15 बच्चे ही आ पाए थे उस वक्त में। तो लेकिन आज 2015 है, इतने सालों के बाद हम लोग ने कहीं ना कहीं ये किया कि बच्चों को हम लोग ला पाए सेंटर में, कि आज वहाँ पे 200 बच्चे हैं। तो टाइम लगा लेकिन चेंज आया, लोग अब बच्चों को सेंटर पे अपना भेजना स्टार्ट किया है। जैसे स्कूल्स वगैरह तो इतने सारे स्कूल्स हैं, वहाँ तो मतलब अभी भी ये प्रॉब्लम है, एग्जिस्ट कर रही है कि पेरेंट्स भेज ही नहीं रहे। हाँ। हम लोग तो जैसे मैं देख रहा हूँ अपने में स्कूल्स में, आप पेरेंट्स में थोड़ा आ रहा है जो, अच्छा मेरे ख्याल से जो एजुकेटेड लोग हैं वो भेज रहे हैं, जो जैसे जो पढ़े लिखे नहीं है वो आज भी नहीं भेजना प्रीफर कर रहे हैं। नहीं, तो जो एजुकेटेड लोग हैं वो भेज रहे हैं। बहुत सारे लोग इस वजह से भी नहीं भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके पास शॉर्ट टर्म बेनिफिट उनको ज्यादा दिखता है कि आज का हमारा लड़का 50 रुपए कमा के तो ला रहा है, उससे हमारे घर ये वाला बड़े नंबर में ये वाले लोग हैं। तो जो, क्योंकि गरीब तबका जो, हम अगर उसको कैटेगराइज करें कि जो एक थोड़ा सा ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो तो भेजते हैं, चाहे उनको भेजना पड़े सरकारी स्कूल में और या प्राइवेट स्कूल्स में। लेकिन जो थोड़ा सा और वैसा तबका आता है जो डेली वेज पर निर्भर है, तो वो उनके साथ ये दिक्कतें आती हैं कि वो बच्चों से इनकम जो आती है उस पर डिपेंडेंसी उनकी थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है। अच्छा, ये परसेंट में बता सकते हैं कितने परसेंट मुस्लिम्स ऐसे हैं जो बच्चों को, जो आपने बताया ना ये प्रॉब्लम, वो कितने परसेंट मुस्लिम के साथ है? स्कूल एजुकेशन पे ना भेजने वाले जो बच्चे हैं, जो बच्चों के एजुकेशन को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है,
तो वो तो हम कहेंगे कि 75% पेरेंट्स ऐसे होंगे हम लोग के सिर्फ 25% भेज रहे हैं अपने स्कूल में। हाँ 25% पेरेंट्स। अगर हम लोग ने बहुत प्रेशर उनको किया है, डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनको डेली कॉल कर रहे हैं कि आपका बच्चा आज नहीं आया, तब तो वो स्कूल में आ रहा है, मतलब हम लोग के सेंटर पे आ रहा है पढ़ने के लिए। हाँ। अगर हम लोग ने मॉनिटरिंग हटा दी, अपने टीम हटा दिए वहाँ से, और उनको बिल्कुल ये हो के सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल की तरफ अगर हम उसको ले जाएं, तो वो बिल्कुल सेंटर फिर उसी हालत में चला जाएगा जहाँ से हम लोग ने शुरू किया था। अच्छा, मतलब इतने ज्यादा एफर्ट करने पर हम लोग के यहाँ सेंटर पे ये हो जाए कि अगर बच्चा 3 दिन एब्सेंट है तो तुरंत उसको हमारे सेंटर मैनेजर या कोई वॉलंटियर उनको कॉल करता है कि आपका बच्चा 3 दिन से नहीं आ रहा है, उसको भेजिए। फिर हमने उसको रिड्यूस किया कि अगर बच्चा हर हफ्ते 3 दिन एब्सेंट होगा तो उसका बहुत ज्यादा गैप हो जा रहा है, तो हम लोगों ने उसको डेली वाला कर लिया है कि अगर एक दिन भी बच्चा एब्सेंट हुआ तो उसको कॉल चली जाएगी